ये आज जो है ना 24 अप्रैल 2021 है और हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, खास करके करंट बेस्ड जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यह तस्वीर रामलीला मंचन की है। यूनेस्को ने रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर रखा है। भारत के अलावा लाओस, सूरीनाम, जापान, चीन, मॉरिशस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में भी इसका मंचन होता है। देखिए, रामायण तो है ही, साथ में जो कुंभ है, कुंभ को भी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर रखा है। तो ये सब जानकारी आपको रखनी है अपने पास। अब हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को। उच्चतर आविष्कार योजना कब शुरू की गई थी? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उच्चतर आविष्कार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन बताऊंगा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कई लोग बिना स्क्रीन देखे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके लिए मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। जो स्क्रीन देख रहे हैं वो उनके लिए 2-4 सेकंड का समय मिलेगा कि वो अपना देख लें कि कौन सा उनका सही हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। ये देखिए, इम्प्रिंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था ना? इम्प्रिंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2015 में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन इक्विनॉक्स अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 इक्विनॉक्स को क्या होता है? क्या दिन और रात बराबर होते हैं? ये हमें बताना है। और नॉर्मली ऐसी कौन सी रेखा है जिस पे रात और दिन बराबर होते हैं? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। छठा क्वेश्चन को देखें कि जर्मनी की मुद्रा क्या है ना? जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा जो है वो यूरो है, यानी कि जर्मनी ने अपनी मुद्रा जो है वो यूरो स्वीकार कर ली है। यूरोपियन यूनियन का देश है ना जर्मनी, तो जितने देश यूरोपियन यूनियन में हैं लगभग सभी देशों ने अपनी मुद्रा जो है वो यूरो को स्वीकार कर लिया है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन है, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो ये है बर्लिन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो ये बताना है। मैंने डिस्कस कितने तारीख को किया था विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में? उम्मीद है मैंने 22 अप्रैल को डिस्कस किया होगा। तो ये पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये बताना है। 9वां नंबर का क्वेश्चन, ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2001 में, ठीक है ना। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2001 में। 10वां नंबर क्वेश्चन बताना है, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इसको पढ़ के नहीं जाते और एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में फिर वो नहीं आ पाते। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखें कहाँ पर है ये? तो ये 10 नंबर का ये है नोएडा में, ठीक है ना। कहाँ पर है पेटीएम का मुख्यालय? तो ये है नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये है वेलिंगटन, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की लोकेशन क्या है ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। कई बार लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और ये क्वेश्चन भी, इस तरह का आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। जनरली जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनकी जो राजधानी है वो जनरली सबकी मुंबई है, लेकिन कुछ की कलकत्ता भी है। तो एक लिस्ट बना लें जिसमें कि मुंबई कितने की है और कलकत्ता कितने की है, तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली बस, और कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं भी।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो ये है 142, ठीक है ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 142। कौन सी संस्था इसको जारी करती है, कैसे जारी करती है और कौन से मानक होते हैं इसके, ये हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। जो आगे आज कल में जो लेक्चर आएगा ना, उसमें इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केप टाउन में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? ये केप टाउन में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यूनेस्को ने रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया? कब घोषित किया उसने? तो ये किया 2008 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई है मई 2020 में, ठीक है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 अप्रैल को, ठीक है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 अप्रैल को। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष पहली बार चीनी भाषा दिवस मनाया? कब मनाया था उन्होंने? तो 2010 में फर्स्ट टाइम मनाया था। शाहडोल जिला किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। हाल फिलहाल चर्चा में आ गया था क्योंकि एक साथ वहाँ 22 मरीज जो है वो उनकी डेथ हो गई थी ऑक्सीजन नहीं मिलने से, तो ये चर्चा में आ गया था। देखिए, नेस्कॉम के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, तो ये बनी है रेखा मेनन। जाहिर सी बात है कि ये जो इसके नीचे में मैं सबके नाम दिखा दूंगा, तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ। नेस्कॉम के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा मेनन। अमेरिका की पहली एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है, तो ये है वनीता गुप्ता, ठीक है। रामायण और महाभारत को किस देश ने अभी अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो ये कायम किया है नासा ने। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये है प्रियंका मोहिते। बिना पैर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है मारिया ओजावा। मारिया ओजावा ऐसी पहली महिला है जो बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी है। इंडोनेशिया की गायब पनडुब्बी को ढूंढने के लिए भारतीय नौसेना ने किसे भेजा है? तो ये भेजा है DSRV को, ठीक है ना। DSRV को भेजा है। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में इसको डिस्कस भी किया था। कोरोना की वजह से ब्रिटेन के बाद अब किस देश के PM ने भारत का दौरा रद्द किया है? तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं सुगा, वो अब भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। चलिए ये देख लेते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, यहाँ पर आपको दुखी या खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो है ना एकदम क्या बोलेंगे, एकदम स्थित प्रज्ञ रहेंगे, ठीक है ना। जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं? स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो ना किसी का फेवर लेते हैं, ना ही किसी का विरोध करते हैं। जो भी बात करते हैं वो लॉजिकली करते हैं और कभी भी किसी साइड में झुके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रतियोगी परीक्षा के रूप में देखते हैं कि भारत में ग्रामीण श्रमिकों के CPI में बिहार सबसे नीचे। तो सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2021 जारी कर दिया है। यह खुदरा खरीदार के परिप्रेक्ष्य में मूल्य परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मजदूरी समझौता, आय नीति, किराया नियंत्रण, कराधान तथा सामान्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब हुआ 4 प्रकार का होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI यानी ग्रामीण और शहरी संयुक्त। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण और कृषि श्रमिक को। तो 1229 अंकों के साथ ग्रामीण श्रमिकों के मामले में तमिलनाडु राज्य तालिका में सबसे ऊपर है। और कृषि श्रमिक को देखें तो 1243 अंकों के साथ कृषि श्रमिकों के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है दोबारा ही। 839 अंकों के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पर है और 814 अंकों के साथ इस मामले में हिमाचल
सबसे नीचे है, यानी कृषि श्रमिक के मामले में हिमाचल सबसे नीचे है और ग्रामीण श्रमिक के मामले में बिहार सबसे नीचे है। तो इस आंकड़े को देखेंगे एक बार। चलिए आज का नॉलेज देखते हैं। मकड़ी से जुड़ा है तेंदुलकर का नाम, तो हम लोग देख लेते हैं। तो 24 अप्रैल 1973 को जन्मे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। यह सम्मान पाने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी हैं। वर्ष 2019 में सचिन से प्रेरित होकर गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक शोधकर्ता ने मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की थी। इनमें से एक नाम उन्होंने सचिन के नाम पर मारेंगो सचिन तेंदुलकर रखा। इस तरह से सचिन का नाम क्रिकेट के अलावा मकड़ी से भी जुड़ गया है। और दूसरा देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का 24 अप्रैल 1974 में निधन हो गया था। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध दिनकर 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला, तो 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज हम लोग एक आर्टिकल को देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में सभी आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें जिस आर्टिकल से हमेशा एग्जामिनर्स को कंसर्न होता है उसमें एक आर्टिकल 21 भी है। तो अनुच्छेद 21 को हम लोग देखेंगे कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, सबका हक। कोरोना के मामले में सही इलाज की व्यवस्था नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़कर जीवन का या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सभी पहलू जो जीवन को पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं इसमें शामिल है। इसके बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित कार्रवाई सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय उनकी परिभाषाएं सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे हाल फिलहाल भी कि रात में 10 बजे के बाद कोई म्यूज़िक न बजाना, ये सब भी फंडामेंटल राइट्स में जो है वो शामिल कर लिया गया है। देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि वायु में ऑक्सीजन 20.9% है, जैसे कि सबसे कम मात्रा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.03%। लेकिन अभी हम लोग जो उसको सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट प्रभाव जो है ना, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर में गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि कोरोना महामारी में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में ऑक्सीजन गैस है। केमिस्ट्री के इस टॉपिक से परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 20.29% होती है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है जो पदार्थों के दहन में सहायक होती है। इस गैस की खोज वैज्ञानिक शीले ने की थी। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। ये खास न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इसको कवर कर लेते हैं। दरअसल टीके से 80% मौतें घटी व 6 करोड़ आबादी वाले ब्रिटेन में 1879 मरीज ही अस्पताल में। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर बन गई है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। रिसर्च में ये है कि पुरुषों में उम्र के साथ साथ टॉक्सिटी पैदा करता है वाई क्रोमोसोम, इसलिए महिलाओं से कम जीते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए कोई ख़ास काम का नहीं है। वैसे इंटरव्यू वगैरह में कुछ अगर पूछ लें तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। दलाई लामा समेत 101 नोबेल विजेताओं ने जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाने की मांग की है। तो इसको आप देख लेंगे एक बार। मुझे तो बहुत काम का नहीं लगा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में मंडरा रहे 9 लाख टुकड़े हटाने की तरीके आजमाए जा रहे हैं। चुंबक और लेजर तकनीक के साथ गार्बेज रोबोट भी बनाया गया। तो ये भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास नहीं है। बस एक न्यूज़ है जो खास का है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चीफ जस्टिस बोबड़े रिटायर्ड, कहा आखिरी सुनवाई का अनुभव बड़ा मिला जुला रहा। तो अभी उन्होंने जो बोला है उसको देख लेते हैं, तो उससे हमें कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आगे एग्जामिनेशंस के लिए। तो देखते हैं। देश के 47वें चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने आखिरी दिन मामलों की सुनवाई को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। चीफ जस्टिस बोबड़े ने अपने विदाई भाषण में कहा, इस आखिरी सुनवाई ने मिली-जुली भावनाओं को जन्म दिया है। मैं पहले भी पीठ में रह चुका हूं, लेकिन ये भावनाएं इतनी मिली-जुली हैं कि मैं कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे कोर्ट के न्यायिक कामकाज से खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार सेवानिवृत्ति के दिन चीफ जस्टिस ने जस्टिस N.V. रमन्ना, S.A. बोपन्ना और V. सुब्रमण्यम के साथ बेंच साझा की। चीफ जस्टिस बोबड़े ने अपने कार्यकाल के दौरान आखिरी दिन कोरोना महामारी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस L. नागेश्वर राव और S. रविंद्र भट्ट थे। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा, मैंने कुछ वकीलों को उनके पीछे पहाड़ों, पेंटिंग्स और कभी-कभी बंदूक और पिस्तौल के साथ भी देखा है। मुझे लगता है कि ये जब ऑनलाइन सुनवाई कर रहे होंगे तो उस दौरान की बात ये बता रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही मैंने द हिंदू का एडिटोरियल में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस और हमारे लेजिस्लेटिव और जुडिशरी उसके साठगांठ को लेकर के काफ़ी डीप कंसर्न उठाए थे। उन्होंने काफ़ी गहरी बातें थी। जैसे एक राज्य के CM ने एक जस्टिस के ऊपर में बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीदने के मामले को लेकर के उठाया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह एक महिला ने जब अपने ऊपर यौन अत्याचार होने की बात उठाई और उसमें एक जस्टिस का नाम आया, तभी उस बात की लीपापोती कर दी गई। तो देखिए, ये सब बहुत डीप बातें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम हमेशा से लगता रहा है कि वो अब खास करके सरकार के फेवर में कदम उठा रहे हैं। चलिए एक खास न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं कि हम मनुष्य और ये मानवता। तो गुजरात के किसान ने अपने घर को ही अस्पताल बनाया है। यहाँ से 65 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। उनके खाने से ऑक्सीजन तक का सारा खर्चा किसान ही उठाता है। तो चलिए, ये अंत में हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग फिर डिस्कशंस करेंगे। कुछ और खबर आएगी तो हम बीच में भी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो अभी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में एकदम पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशंस कैंसिल हुई है, लेकिन एग्जामिनेशंस पोस्टपोन्ड हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। तो तैयारी रेगुलर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।